हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपना बहुत ही फेवरेट विषय पढ़ाने जा रही हूँ और वो जो टॉपिक है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह नियम हमारे दिनचर्या में भी बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी हम थोड़ी सी प्रस्तावना कर ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसके आगे अभी जब हम लेक्चर लेने जा रहे हैं तो आपको दो ही बातें समझ लेनी है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हम कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता वह उपयोगिता है जो किसी उपभोक्ता की विशेष वस्तु की जो विभिन्न इकाइयां हैं उसको एक के बाद एक उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम कुल उपयोग कहते हैं। और जो सीमांत उपयोगिता है वो उपभोग क्रम की अंतिम इकाई होती है। उदाहरण के लिए आपने 3 रोटियां खाई तो जो तीसरी इकाई है या जो तीसरा उपभोग क्रमांक है वो आपका सीमांत उपयोगिता होगी। जब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात कहते हैं तो इसका एक छोटा सा इतिहास है कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर गोसेन द्वारा किया गया था। इसीलिए इस नियम को हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। गोसेन कहते हैं कि जैसे जैसे हम किसी एक संतोष की अंतिम इकाई की मात्रा या अधिकतम मात्रा को प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे वह संतोष पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होने तक घटता जाता है। और फिर उसके बाद इसी परिभाषा को, इसी विषय को, इसी नियम को आगे बढ़ाया गया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में। उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र के मूल तत्व पुस्तक में ये बताया कि यदि अन्य बातें यथावत रहें तो किसी व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा की उत्तरोत्तर वृद्धि से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह वस्तु की प्रत्येक मात्रा की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ घटती जाती है। Other things being equal and the additional benefits which derives from a given increase at the stock of the things diminishes with the every increase in the stock which he already has. इस तरह से इस परिभाषा की अगर हम थोड़ी सी समीक्षा करें तो हमें ये समझ में आता है कि अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें यानी उपभोग करने वाला व्यक्ति बहुत ही सामान्य स्थिति में होना चाहिए, वो एक शांत चित्त से बैठा हुआ हो, तब ये नियम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह नियम बताता है कि जो उपभोग की इकाइयां हैं वो उपभोग करते समय एक के बाद एक या फिर जिसे हम निरंतर कहते हैं इसका इस्तेमाल होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। तो इस तरह से इसकी जो शुरुआत है या फिर जो इस नियम की जो व्याख्या है वो हमने देख ली। इस नियम को जब हम समझने जाते हैं तो सबसे पहले हम फिर से वापस हमारा जो पुराना या पहला लेक्चर में जो हमने देखा किसी वस्तु की इकाइयों की 1 से लेकर 6 तक की इकाइयाँ उपभोग की गई, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, जो सीमांत उपयोगिता है, पहले 6, फिर पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। और हमारा जो वक्र है वो आपको दिखाई देगा जो हमारा बाएं से दाईं ओर गिरते हुए। अगर आप इंग्लिश में से समझें तो इट इज़ विल बी डाउन लेफ्ट टू राइट, यानी हम स्लाइडिंग स्टाइल में हम इसे देख सकते हैं कि वो आपको जो वक्र है वो दिख रहा है वहाँ पे ऊपर से नीचे जाते हुए। अब ये ऊपर से नीचे और कैसे जा रहा है, तो हमारी जो रेखाएं हैं या जिसे हम ग्राफ कहते हैं, तो ग्राफ का वक्र क्या कहता है कि हमारे पास एक रेखा होती है जो कि स्लीपिंग स्टैंडिंग में होती है और एक दूसरी होती है जो कि स्टैंडिंग दिखाई दे रही है या जो खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो यह है। क्लासरूम में इसको बताना बहुत आसान होता है क्योंकि हम आपको सामने बोर्ड पर इस तरह से दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ये सही ढंग से समझ में आए। दोनों जगह पर हमने एक ही क्रमांकों को यूज़ किया है। आप ग्राफ में जिस तरह से अंतर रखते हैं 2 या 4 का, उस तरह से अंतर रखते हुए हम यहाँ पर अपने जो ग्राफ है उसको आप देख सकते हैं। इस तरह से जब हम पहली इकाई यानी कि हम इकाइयों को नीचे यानी कि हमारी जो स्लीपिंग लाइन दिखाई दे रही है, जो क्षय रेखा दिखाई दे रही है, उसमें देखेंगे हमारा 1 दिखाई दे रहा है। उस 1 में यानी हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं और हमको उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, 8 के बराबर। ये बताता है आपने नया शर्ट पहना, आपको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपको उस इकाई को इस्तेमाल करने के बाद में 8 के बराबर उपयोगिता हो रही है, प्राप्त हो रही है। आपने कोई नई चीज़ ट्राई की, आपने आपकी फेवरेट वस्तु खाई या फिर आपने पानी पूरी खाया या ऐसी कोई वस्तु जो आपको पसंद है, उससे आप जब पहली बार उपभोग करते हैं तब उससे आपको खाने के बाद में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में फिर थोड़ा कम, नया शर्ट पहना, पहले दिन सबने अच्छा बोल दिया, फिर हम
दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, फिर हम दूसरे बार जब पहन के जाते हैं तो थोड़े 2-4 लोगों ने और तारीफ़ कर दी। इस तरह से जैसे-जैसे फिर हमको वो जो पहनना है या जो नए चीज़ें हैं उससे हम पीछे-पीछे हटते जाते हैं। ये बात आपके जीवन में हर जगह ये नियम लागू पड़ता है। इसकी जो मान्यताएँ हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं। तो हम पहले रेखा चित्र कंप्लीट करते हैं। पहली इकाई है 1, फिर 2, फिर 3 और 4 और 5 और फिर से 6। तो हमको जब हम एक इकाई का उपभोग करते हैं तो हमको 8 के बराबर संतुष्टि मिलती है, जब दूसरी करते हैं तो उसे 6 के बराबर, तीसरी में 4 के बराबर, चौथी में 2 के बराबर और पाँचवीं में 0 के बराबर और उसके बाद में हमारा ऋणात्मक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि सीमांत इकाई धनात्मक, शून्यात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। ये हुआ यहाँ पर ये नियम या फिर रेखा चित्र या जो तालिका है वो हमने समझ ली। अब द कंडीशंस, जो कंडीशंस हैं या मान्यताएं हैं, कब ये नियम लागू होगा। जैसे हम बारिश की बात करते हैं तो बारिश कब होगी, जब हरियाली होगी। बारिश कब होगी, जब वाष्पीकरण अच्छी तरह से होगा, हम कम से कम पेड़ काटें, हम वृक्षारोपण करें, हम गंदगी ना फैलाएं। ये सब चीज़ें आप समझते हैं मानसून को प्रभावित कर रही है। हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, वो सब मानसून को प्रभावित कर रही है। उसी तरह से सीमांत उपयोगिता नियम की जो मान्यताएं हैं वो कौन सी हैं कि सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। आपने पहली रोटी खाई और वो आपने इस्तेमाल करते समय आपने पहली रोटी खाई वो सादी थी और जो दूसरी रोटी मम्मी ने घी लगाकर या मक्खन लगाकर या जिसे हम बटर कहते हैं बटर लगाकर ले आई, तो डेफिनेटली आपको पहले से ज़्यादा अच्छा दूसरे में ही लगने वाला है। यहाँ पर इसीलिए ये बात क्लियर की गई है, इसलिए बताया गया कि उसमें कैसी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। जो वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं आकार में, रंग में, रूप में, गुण में, सब में एक समान होनी चाहिए। उसके बाद एक ही उपयोग। कुछ वस्तुएं हमारे पास होती हैं जिसका हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो सकता। वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, एक ही तरह से उपयोग में आने वाली होनी चाहिए, तभी इस नियम को हम फुलफिल कर सकते हैं या इसे हम संतुष्ट कर सकते हैं। संख्यात्मक मापन, यह माना जाता है कि उपयोगिता का जो मापन है वो अंकों में किया जाता है। इसके कारण वस्तु की प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता होती है ना, तुलना करते समय हम नियम को समझने के लिए यह उपयोगी होता है। हम ऐसी चीज़ों के बारे में बोलेंगे जो कि क्वांटिटी में या फिर जो हम कार्डिनल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको गिन सकते हैं, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। विवेकशीलता, जो जिस व्यक्ति के बारे में हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे या ये नियम हम देख रहे हैं वो सामान्य होना चाहिए, उसका व्यवहार सामान्य होना चाहिए, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है। विवेकशील होता है इसका अर्थ बहुत विस्तृत है, उसका एक हम लोग अलग से लेक्चर ले सकते हैं कि विवेकशील का अर्थ क्या होता है इस तरह से। लेकिन फिर भी विवेकशील का अर्थ होता है कि वो एक बुद्धिजीवी होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है जिसे समझ है, जिसे पैसा खर्च करने का मतलब समझ में आता है। उसके बाद में है निरंतरता, जो वस्तुएं हैं वो एक के बाद उपयोग में आनी चाहिए, तभी हम इस नियम को लागू कर सकते हैं। समुचित आकार, उसका जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, बहुत छोटी और बहुत बड़ी ना हो। जैसे आधी थाली या पूरी थाली, कॉफ़ी का मग या पानी का ग्लास पूरा नहीं भरा होगा तो हमें पहली बार में सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता, हमको दूसरी बार में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम पहले ग्लास पानी पी रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ला के दिया है 1/4, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो बैठ ही नहीं रहा है वहाँ पर। स्थिरता होनी चाहिए, जो उपभोग की कालावधि है वो कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। उपभोग का आय का स्तर, उसकी रुचि, उसका पसंद, उसका मूल्य, ये सभी चीज़ें स्थिर होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। आप कोई एक ऐसी वस्तु लेकर आ रहे हैं, कोई महंगी चीज़ है, अब आपने सोच के रखा ये इतने में ही मुझे मिलने वाली है, आप वहाँ जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो महंगी हो गई, तो आप कंडीशनली अगर हम इस नियम को लागू कर रहे हैं तो वो आप फिर उसको वहाँ पर हम देख ही नहीं सकते। इस तरह से जो उपभोक्ता है उसकी आय का स्तर, उसका स्वभाव, उसका रुचि, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। विभाजकता, यह नियम बताता है या इस नियम पर आधारित है कि उपभोक्ता के द्वारा उपयोग में लाई गई सभी जो चीज़ें हैं वो विभाजन योग्य होनी चाहिए, उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकें, इस तरह की होनी चाहिए। आय की मौद्रिक सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। जो कंटेंट है, जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है, इनकम का जो कंसेप्ट है, वो बताता है कि उपभोक्ता उसकी आय को खर्च करता है तब शेष आय की उपयोगिता कुल उपयोगिता के समान होनी चाहिए। इस तरह से
ये जो इसके कुल 9 मान्यताएं हैं या 9 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये नियम डेफिनेटली लागू होगा। इसके बाद नियम लागू नहीं होगा, वो कौन सी बातें हैं जब ये नियम लागू नहीं होगा? सबसे पहले ये एक्सेप्शनल है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है उसकी अपवाद का मतलब यहाँ पर ये है कि एक कंजूस व्यक्ति है, एक शौकीन व्यक्ति है, एक अल्कोहलिक व्यक्ति है, या फिर जो मदासक्त व्यक्ति कहते हैं उस पर ये जो संगीत जैसी चीज़ें हैं, सत्ता है, इन सभी चीज़ों में, या पढ़ने का शौक़ है, ये सब चीज़ों पे ये नियम लागू नहीं होगा। इसको अगर हम अलग समझना चाहें तो आप एक-एक पॉइंट को आप सोचिए कि शौक़ बोला, अगर मुझे शौक़ है कि मेरे पास बहुत अच्छी-अच्छी डाक टिकट्स हों, मेरे पास बहुत अच्छी जो प्राचीन चित्र हैं, मुझे जितना ज़्यादा वो मिलेगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। जबकि नियम क्या कहता है? नियम कहता है जैसे-जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत इकाई उत्तरोत्तर कम होती जाती है। कम होती जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो सैटिस्फैक्शन होने वाला नहीं है। आपकी मनपसंद चीज़ें आप उसको कितना भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, आप उसे कितना भी बढ़ा के रख सकते हो। एक कंजूस व्यक्ति है, वो अपनी धनराशि कभी खर्च नहीं करेगा, उस पर ये नियम लागू नहीं हो सकता। अल्कोहलिक व्यक्ति के बारे में बताना बहुत ही आसान है, इसे हम सब समझते हैं। तो इसके बाद में संगीत, अगर आपको संगीत सुनने का शौक़ है तभी भी ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। आपकी पसंद का गाना है, आप बार-बार सुनेंगे। आपकी कोई पसंद का डांस है तो आप उसे बार-बार, नृत्य है आप बार-बार देखेंगे। आपकी पसंद का कोई वक्ता है, आप उसे बार-बार सुनेंगे। जैसे क्लास में भी ऐसा होता है, हमारे पास ऐसे कोई ना कोई स्टूडेंट्स होते ही हैं। उसके बाद में सत्ता, सत्ता इस नियम का अपवाद माना जा सकता है, क्योंकि सत्ता की जो प्राप्ति, अगर आप एक आमदार हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक छोटे लीडर बन गए हैं, आप एक सांसद हैं, सांसद को लगता है मुझे मंत्री तक पहुंचना, मंत्री बन गया मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनना, फिर मुख्यमंत्री बन गए फिर उसको लगता है मुझे पीएम बनना है। इस तरह से ये स्वभाव है। पुस्तकें जिनको पढ़ने का शौक़ है उनके लिए भी ये बात, अगर आप पढ़ने के शौकीन, आप जितना पढ़ेंगे आपको और उतना अच्छा लगेगा। पैसा, जो पैसा है वो संग्रह, जिसे हम कहते हैं संग्रह, पैसा जो है वो संग्रह करने की चीज़ें मानी जाती हैं, और पैसा बहुत सारे सुखों को लेकर आता है। हमारे अर्थशास्त्र की पूरी धुरी उसी पर ही काम करती है। वस्तु सेवाओं खरीदने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से जो पैसा है वो विरोध में दिखाई देता है, या फिर इस सिद्धांत के विरोध में हमको दिखाई देता है। इस तरह से एक बिंदु के बाद में हमें ऐसा लगने लग जाता है कि इस व्याख्या के साथ में अर्थशास्त्री, जो आधुनिक अर्थशास्त्री, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें अलग तरह से जोड़ दी हैं, और उन चीज़ों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए इसके विरोध में, इस नियम के विरोध में कुछ लोग कहते हैं अवास्तविक है, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। जबकि इसको हम कुछ चीज़ों को हम संख्या में नहीं माप सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है बताइए, तो कैसे बताएंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर वो शब्दों में हो गया। कुछ चीज़ों को हम मतलब गिन के नहीं बता सकते, क्वांटिटी। तो इस तरह से इसका विरोध किया जाता है, इस नियम का। अविभाज्य वस्तुएं अगर हैं, जैसे कि एक मकान है, वाहन है, टीवी है, या कोई अविभाज्य वस्तुएं हैं, भारी वस्तुएं हैं, इन चीज़ों पर भी हम इस नियम को लागू नहीं कर सकते हैं। और जो पैसा है उसकी जो सीमांत इकाई है वो स्थिर होती है, और एक ही आवश्यकता, यदि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लें तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस तरह से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ तरह से इस नियम की थोड़ी सी आलोचना भी की है। जब हम किसी नियम को समझाते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हम उसका छोटा सा इतिहास लिखें, उसके बाद में जो नियम की मुख्य परिभाषा है, जिसे हम उस नियम कहते हैं, वो नियम बताएं। उसके बाद में आपको बताना है कि ये जो नियम है वो किस तरह से तालिकाओं के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, उनकी मान्यताओं के द्वारा, उनके अपवादों के द्वारा बनता है। यानी आप एक पूरा नियम पढ़ने के बाद में आप उसका एक विश्लेषण करते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ में, 3-4 लाइनों की टिप्पणी के साथ में उसे हमने संबोधित करके उसको समाप्त करना चाहिए। तो इस तरह से आप एक नियम को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर रही हूँ कि ऐसा बताया गया है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो महत्व है वो अब इस साल पोर्शन में नहीं है, तो मैं इसे वापस फिर से, जब मैं आपको सिलेबस भेजूंगी तब उसमें कंफर्म करिए। ओके।